आज की क्लास में हम सीखेंगे ईपीएफ। क्या होता है ईपीएफ, किस पे लगता है, क्यों ईपीएफ आया, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों इसको लाया गया और क्या होता है ईपीएफ, इसका फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है, क्या इसमें बेनिफिट है, कौन इसमें पैसा लगाता है, क्यों लगाता है और कितना लगाता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब है एम्प्लॉय का ऐसा पैसा जो एम्प्लॉय के फ्यूचर में काम आए। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं भी कैसे ये काम करता है और क्यों इसको लाया गया, क्या इसकी हिस्ट्री रही होगी। एम्प्लॉय दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कम कमाने वाला, एक ज़्यादा कमाने वाला। मान लीजिए आपके दो तरह के एम्प्लॉय हैं, एक ये ये पैसा कम कमाता है, मतलब 15,000 पर मंथ, और ये कमाता है 1 लाख मंथली। ठीक है, अब इंसान की फितरत होती है, वो जितना कमाता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड उसके अनुसार सेट होता जाता है। कम कमा रहा है तो वो अपने खर्चे कम में एडजस्ट करता है, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब चाहे तो ये है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और चाहे ये है जो 15,000 रुपये तक कमा रहा है, मंथ एंड में ना तो इसके पास कुछ बचता है ना इसके पास कुछ बचता है। आप पूरा मंथ कमाते हो, एक महीना पूरा किया, अगला महीना आया, 4, 5 या 7 तारीख तक आपको सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने से पहले आपके सामने खर्चे होते हैं। अगर मकान किराए का है तो मकान का रेंट देना है, दूध का बिल देना है, यानी कुल मिला के जितनी भी आपकी सैलरी है वो सारी खर्च हो जानी है। सारी उम्र बंदा कमाता है, एक सिचुएशन आती है बुढ़ापे की जिसको कहेंगे रिटायरमेंट। 58 साल 60 साल की एज में जाके इंसान रिटायर होता है। उसके बाद क्या होता है, ना तो उसकी कार्य करने की क्षमता रहती इतनी कि वो आगे इतना कमा पाए। बच्चे होते हैं, कई बार तो सिचुएशन आती है कि बुजुर्ग आश्रम में बुजुर्गों को जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उनके पास कमाई का सोर्स नहीं है। यही होता है, कौन जाना चाहेगा बुजुर्ग आश्रम में? घर में रहना चाहेगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को समझा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा भी कुछ ना कुछ आप जो आप अब कमा रहे हो उसमें से सेविंग करो और अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो, ताकि जो बुढ़ापे में आपके काम आए। तो इस तरह सोचने के बाद ये ईपीएफ को लाया गया। अब है क्या, ये तो सेविंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका टैक्स बनता है, टैक्स बचाने के लिए सेविंग करता है। लेकिन ये सैलरी कम है, सेविंग कर ही नहीं पाता। अगर इसको कहा जाए भी तेरे सैलरी में से 1,000 रुपये काटेंगे और 1,000 रुपये हम अपने पास से देंगे तो आप इसको सेविंग करो, ये कहेगा कि भाई आप मेरी सैलरी में से ना तो 1,000 रुपये काटो, ना मुझे 1,000 रुपये दो, जो मेरे बनते हैं ना वही दे दो, क्योंकि मुझे आज 1,000 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए 15,000 रुपये काफ़ी है। अब उसमें से ये 1,000 रुपये अगर इसका काटा जाए तो ये एग्री नहीं होगा। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि 1,000 रुपये तेरी सैलरी से काटेंगे, 1,000 रुपये हम देंगे आपको और आपका 2,000 रुपये मंथली सेविंग रहेगा। हो सकता है ये उसको एग्री ना करे, क्योंकि जो इसको इन हैंड मिलना है, पहले 15,000 मिल रहा है, अब कहेंगे 14,000 मिल रहा है, तो ये कहेगा मैं नहीं जी, मेरा तो 1,000 रुपये कम मिलेगा, मुझे आज मेरा खर्चा नहीं चल रहा, फ्यूचर का मैं क्या करूँगा, फ्यूचर तो बाद की बात है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन लगा दी एम्प्लॉयर की कि भाई आपने काटना है इसका, और जितना इसकी सैलरी में से काटोगे उतना ही आपको देना है और इसके अकाउंट में जमा करवाना है।
ठीक ऐसे ही जैसे ईपीएफ अकाउंट है ना, जैसे बैंक में अकाउंट होता है, ठीक ऐसे ही ईपीएफ का अकाउंट बनता है एम्प्लॉई का, और उसका मंथली उसके अकाउंट में जमा होते जाते हैं। बैंक अकाउंट में तो ये है कि जब हमें ज़रूरत पड़ी बैंक में से निकाल लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें से पैसा ऐसे ही जमा होता है, ऐसे ही पासबुक बनती है, एंट्री देखता है कि भी मेरे अकाउंट में जमा हुआ कि नहीं, जैसे हम बैंक की पासबुक चेक करते हैं, ऐसे इसकी भी पासबुक बनती है। लेकिन इसमें से पैसे नहीं निकाल सकता एम्प्लॉई, निकाल सकता है लेकिन कुछ कंडीशन होती है भाई, एक टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकता है, और उसके लिए ईपीएफ एक्ट में लिखा हुआ है भाई इस सिचुएशन पे निकाल सकता है। मतलब ये नहीं है कि ये इसको सारों के यूज़ कर लें, तो उसमें प्रावधान है कब निकाल सकता है, कितना निकाल सकता है, कितने टाइम के बाद निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका इतिहास, इसको क्यों लाया गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है या क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं। बेसिकली ये 3 स्कीम से मिलकर बनता है, 3 स्कीम है इसमें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस एक्ट 1952, यानी ये एक्ट कब आया है, 1952 में। दूसरा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। मतलब इस प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 3 स्कीम होती है। पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिससेलेनियस एक्ट 1952, दूसरा पेंशन स्कीम, तीसरा EDLI। इसको बोलते हैं EPF, इसको बोलते हैं EPS और इसको बोलते हैं EDLI। मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, पूरी लाइफ टाइम काम किया, जब वो रिटायर्ड होगा इस स्कीम के तहत उसको लमसम एक अमाउंट मिल जाएगी जितना इस फंड में उसका जमा हो रखा है। दूसरा है पेंशन स्कीम, इसमें आफ्टर रिटायरमेंट एक मंथली पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये है साथ के साथ इसमें इंश्योरेंस चलता है। अगर सर्विस के दौरान एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसको इंश्योरेंस मिलता है 6 लाख रुपए तक। ठीक है, वो उसकी कैलकुलेशन होती है भी किस एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, उसके EPF वेजेस के अकॉर्डिंग ये निकलता है। ठीक है, ये एक लमसम अमाउंट मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और ये इंश्योरेंस रहेगा इसमें। ठीक है, इन 3 स्कीमों के 3 स्कीम को मिलाकर ये बनता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब किस पे लगता है, किसके लिए मैंडेटरी है, क्या सभी के लिए? कोई फैक्ट्री है, कोई छोटी फैक्ट्री है जिसमें 10 एम्प्लॉय है, क्या उस पे लगेगा? कोई छोटी दुकान है, क्या उस पे लगेगा? कोई भी बिजनेस, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई भी बिजनेस है जिसके पास 20 से या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, उस पे ये एप्लीकेबल हो जाता है।
अगर 20 से कम एम्प्लॉई है तब ऑप्शनल रहता है, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो दे सकता है, अगर नहीं तो नहीं। लेकिन 20 अगर एम्प्लॉई आपके पास हो गए तो फिर आपके लिए ये ऑप्शनल नहीं है, फिर मैंडेटरी है। फिर आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉई का ईपीएफ काटना पड़ेगा और उनको ईपीएफ देना पड़ेगा। यदि 20 से कम एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लूँ और अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट दूँ, तो वो वॉलंटरी करा सकता है। लेकिन यदि एक बार ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए ले लिया, फिर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर एक बार ईपीएफ किसी बिज़नेस पे आ गया तो फिर जब तक उस बिज़नेस को बंद नहीं करते, जब तक उसको ख़त्म नहीं करते, तब तक ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके जो बिज़नेस है, फैक्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, एम्प्लॉय को यहाँ हम मेंबर बोलते हैं, ठीक है, जो ईपीएफ में कवर हो गया उसको मेंबर बोलेंगे। अगर किसी मंथ में कोई भी मेंबर नहीं है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बनी, तो नील रिटर्न फिर भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। और मिनिमम चालान, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे कैसे ईसीआर बनती है। अभी सिर्फ एक आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक ईपीएफ की इंट्रोडक्शन हो जाएगी भी कैसे कैसे ये एक्ट काम करता है, ठीक है। जितना बताया सबको समझ आ गया इतना? सर जैसे ही मान लो कोई कंपनी है उसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, तब तो उनको मैंडेटरी है कि उनको देना ही पड़ेगा। अगर बाय चांस कुछ भी ऐसा हो जाता है, वो कंपनी घाटे में चली जाती है, एम्प्लॉय कम हो जाते हैं उनके, तो सर फिर भी उनके लिए कंपल्सरी? हाँ, एक बार अगर ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए ले लिया, फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब जैसे जीएसटी में ले लेते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में टैक्स पेयर सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स करने पड़ रहे हैं, बिज़नेस में प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो मैं क्यों ना इसको सरेंडर कर दूं। वहाँ ऑप्शन रहता है, वहाँ सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर लाइफ टाइम रहेगा। अब बात करते हैं कैसे कंट्रीब्यूशन कितना एम्प्लॉय का कटता है और कितना एम्प्लॉयर देता है। मैं लिखता हूँ ई, इसका मतलब है एम्प्लॉय, और दूसरा लिखता हूँ ER, इसका मतलब है एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर की वेजेस में से 12% कट रहा है तो ये भी 12% देगा, ठीक है। जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कटेगा उतना ही एम्प्लॉयर अपने पास से देगा। यानी एम्प्लॉय के खाते में जो जमा होगा वो 24% होगा, 12% तो इसकी सैलरी में से कट गया और 12% एम्प्लॉयर ने दिया। लेकिन जब ये देगा, ये इस 12% को दो पार्ट में देगा। एक तो देगा 8.33%, जो कि जाएगा ईपीएस स्कीम में, इसमें, ठीक है। दूसरा देगा ये 3.67%, दोनों को मिला के 12% बन जाएगा। ये जाएगा ईपीएफ में, इसमें, और ये भी ईपीएफ में जाएगा। जो एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% कटा वो भी ईपीएफ में जाएगा। जो एम्प्लॉयर ने 3.67% दिया वो भी इसी में जाएगा। 8.33% ये जाएगा पेंशन में, ठीक है।
और इसके अलावा ये EDLI 12% के अलावा एम्प्लॉयर 0.5% और देता है, वो जाता है EDLI में, इस स्कीम में, इंश्योरेंस में। और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वो भी एम्प्लॉयर ही देता है, वो भी 0.5% है, इसको बोलते हैं एडमिन चार्जेस। ठीक है, ये होते हैं EPF वेजेज का 0.5% और 500 रुपये, दोनों में से जो ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 4-5 एम्प्लॉई है जिसका 0.5% बनता है 300 रुपये, लेकिन मिनिमम 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 500 रुपये या 0.5%, जो ज़्यादा होगा वो देना होगा। यानी मिनिमम तो ये 500 रुपये रहेंगे और 0.5% जो EPF वेजेज रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी में से 12%, एम्प्लॉयर ने 12% अपनी तरफ से दिया, जो 2 पार्ट में गया। 8.33% गया EPF में, सॉरी EPS में, और 3.67 गया EPF में। ठीक है, लेकिन 58 साल की एज में रिटायर होता है बंदा, 58 या 60 साल की एज में। अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता, 58 साल की एज में रिटायरमेंट नहीं लेता और आगे जॉब कंटिन्यू करता है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है। पहले जो 58-60 साल की एज में रिटायर हो जाता था, अब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के कारण तो एज भी बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, अब 60-65 साल की एज तक आराम से काम करता है, 70 साल की एज तक भी काम करते हैं लोग। तो यहाँ पे अगर 58 साल की एज के बाद वो जॉब कर रहा है और EPF का मेंबर है, तो ये जो 8.33% पेंशन में जा रहा है ना, ये पेंशन में ना जाके पूरा का पूरा EPF में जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 12% तो यहाँ EPF इसका एम्प्लॉई का गया और 12% ही एम्प्लॉयर का जाएगा। हाँ, ठीक है, पेंशन के लिए पेंशन 58 साल की एज में उसको रिटायर करके उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब पेंशन से तो रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकता है। जब तक जॉब नहीं छोड़ेगा तब तक वो पैसा नहीं निकलवा पाएगा, जब जॉब छोड़ेगा तभी वो EPF का पैसा निकलवा पाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको रिटायर करना पड़ेगा 58 साल की एज में। ठीक है, और अगर 58 साल की एज में रिटायर नहीं हुआ तो वो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो बाद में भी ले सकता है, रिटायरमेंट पेंशन बाद में भी शुरू करवा सकता है, डेफर्ड पेंशन बोलते हैं उसको। लेकिन 58 साल की एज के बाद ये जो 8.33% है ना, ये टोटल 12% हो जाएगा और ये EPF में जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, ठीक है, उसने साल काम किया, 2 साल काम किया, 4 साल काम किया और सर्विस के दौरान डेथ होगी, तो क्या होगा, तो उसको ये इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ ये भी शुरू हो जाएगी, उसकी विडो की पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके 2 बच्चों तक की पेंशन शुरू हो जाती है जिनकी एज 25 साल से कम हो। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ये है कि 58 साल की एज में रिटायर्ड होगा तब उसको पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे ये बेनिफिट दिया गया है क्योंकि वो तो करना चाह रहा था, उसने का कोई फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट, पेंशन का बेनिफिट उसको तभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो 25 साल से नीचे के बच्चों को कब तक मिलेगी? जब तक उनकी एज 25 साल तक नहीं हो जाती। जैसे ही उनकी एज 25 साल क्रॉस होगी, उनकी बंद हो जाएगी। हाँ बंद हो जाएगी। अगर आगे किसी का तीसरा बच्चा है तो उसको मिल जाती है। ठीक सर, है। अगर वो जॉब वगैरह लग जाते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग कौन? जाते हैं, सर जो 25 साल तक उनके जिनको बच्चों को पेंशन मिलती है 25 साल से पहले। मतलब 21 साल में जॉब लग गया एक ही बच्चा है सर, 21 साल में वो जॉब लग गया गवर्नमेंट जॉब, तो उसको ये पेंशन मिलेगी? पहले तो विडो को मिलेगी, अगर विडो भी जाती है फिर उसके बाद आगे बच्चों को मिलती है। ठीक है। तो बच्चे की जॉब लग गई और विडो है तो विडो को मिलेगी। तो विडो की जॉब लगी सर, हम्म, विडो की जॉब लगी, वो मिलेगी। मिलेगी? विडो की जॉब लग गई तो मिलेगी। अगर विडो ने रीमैरिज करवा ली तो नहीं मिलेगी। ठीक है। बच्चे को भी मिलेगी। और अगर सर मान लो 25 साल से ज़्यादा हो जाए और बच्चा पढ़ता रहे? नहीं, 25 साल के बाद बंद। बंद की है? 25 साल तक मिलेगी, 25 साल के बाद बंद। विडो के केस में अगर विडो रीमैरिज करवा लेती है तो विडो को नहीं मिलेगी, फिर बच्चों को मिलेगी। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन मिलती है या फिर एक फिक्स अमाउंट होती है? जो वेजेस है उसके बेस पे मिलती है, उसकी कैलकुलेशन वेजेस के बेस पे होती है। जो ईपीएफ वेजेस जिस पे पीएफ कट रहा है। सर एम्प्लॉइज में से कम ज़्यादा भी कटवा सकता है 12% से, फिर कम करवाने में 10% को हो या ज़्यादा? 12% मैंडेटरी है, 12% गवर्नमेंट ने कहा है। 12% के अलावा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है वो एक अलग मैटर है। एक्ट ने यहाँ पे एम्प्लॉय को सिक्योर इतना ही किया है। मतलब ठीक है। ज़्यादा भी कटाते हैं इसमें? हाँ, अगर जितना मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयर देता है 15% दूंगा, एम्प्लॉय कहता है मेरा 15% काट लो, एम्प्लॉयर कहता फिर एम्प्लॉयर को भी 15% देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं करता। लेकिन ये है कि उसको वॉलेंट्री बोला जाएगा, वॉलेंट्री ईपीएफ। ठीक है। 12% ही है, 12% तक ही एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स में। एम्प्लॉई को 12% तक ही एग्जाम्प्ट है, इससे ज़्यादा है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। जो बिजनेस है, बिजनेस वो खर्चा डाल लेगा ना, ये जो वो एम्प्लॉयर को दे रहा है वो खर्चा डाल लेगा, तो उसको वो खर्चा अलाउड है। खर्चे से क्या होगा? उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा देता है तो उसको वो अलाउड ही नहीं होगा ना, सिर्फ 12% ही अलाउड होगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अभी अगर जैसे पेंशन एक कल विडो को मिल रही है, अगर उसके अकेले को मिले, अगर दो बच्चों को ही मिलेगी पेंशन सेम रहेगी, मतलब कि या देखो, बच्चे माइनर होंगे, पहली तो बात ये है बच्चे माइनर होंगे तो माइनर को नहीं मिलती, वो विडो को मिलती जो उसका गार्जियन है। ठीक है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा लो, माइनर जिनकी एज 18 साल से कम होती है। ठीक है। चलो, अभी ये बेसिक सा क्लियर हो गया आपको। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। सपोज करो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 है। हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और। अब इसमें जो सीलिंग रखी गई है सैलरी की वो 15,000 है। ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है तो उसको ईपीएफ देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉयर के लिए ऑप्शनल है, वो उस पर ईपीएफ दे या ना दे। मना नहीं किया गया, लेकिन ऑप्शनल है। अगर 15,000 से ऊपर सैलरी है तो वो ऑप्शनल है, और अगर 15,000 से कम है ज्वाइनिंग के टाइम पे तो फिर उसका पीएफ देना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर ईपीएफ का मेंबर बन गया तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए बन गया, फिर चाहे वो उसकी इंक्रीमेंट लग लग के उसकी सैलरी कितनी भी हो जाए। ठीक है। फिर वो लगातार रहेगा। ठीक। दूसरा, 15,000 से ज़्यादा सैलरी है, वो इसका मेंबर बन सकता है, इसका नहीं बन सकता। पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है। हाँ हाँ, अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो वो इसका मेंबर बनेगा, लेकिन इसका नहीं बनेगा। तो इसकी जो सीलिंग है वो 15,000 ही है। ठीक है। इसके ऊपर अगर
अगर कोई जमा करा देता है तो उसको बेनिफिट तो सिर्फ 15,000 के ही मिलेगा। जो उसको बेनिफिट मिलने हैं वो 15,000 के हिसाब से मिलेंगे। अगर वो 20,000 पे भी करा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगी उसके लिए। तो यहाँ पे सीलिंग रखी गई है 15,000। लेकिन इसमें अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों चाहे तो वो कितने भी अमाउंट पे दे सकते हैं वॉलेंट्री, लेकिन 15,000 का मैंडेटरी है। अच्छा सर, अगर ठीक है, किसी की सैलरी 14,000 रुपये है सर, उसकी बढ़ जाती है बाद में 16,000, एक बार ईपीएफ का मेंबर बन गया तो लाइफ टाइम के लिए बन गया, फिर उसके कटते रहेंगे चाहे वो 3 लाख पे चला जाए। ठीक है, ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है वो सभी को देते हैं। ठीक है, वैसे ये जो लॉ है ये लेबर लॉ है, और ये मतलब जिनकी सैलरी बिलो 15,000 है अब की डेट में, हो सकता है ये सीलिंग बढ़ जाए आगे, ये उनके लिए काम करता है। ठीक है, दूसरों के लिए ऑप्शनल है, लेकिन इस पे तो देना ही देना पड़ेगा। अगर किसी फर्म में, कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो मेंबर उनकी 15,000 से कम सैलरी है उनका ईपीएफ काटना पड़ेगा, उनको ईपीएफ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी की 15,000 से ज़्यादा है तो वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय माने जाएंगे, और उनका अगर पीएफ नहीं दे रहे तो जब हम ईसीआर बनाते हैं वहाँ उनकी जो अमाउंट है वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय में डाल लेंगे। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें बताएंगे कैसे चालान बनेगा, कैसे ईसीआर बनेगी, उसमें डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है 15,000 है। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं। अब इसकी सैलरी 15,000 रुपये है, तो इसकी सैलरी में से ईपीएफ कितना कटेगा? 12%। 12% कितना हो जाएगा? 1,800 रुपये। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय शेयर। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर का लगाओ। अब एम्प्लॉयर का ईपीएस में कितना जाएगा? कितना बनेगा? 1,250 रुपये। अब यहाँ पे आ गया ईपीएफ का जो 3.67% है। 12% यहाँ आ गया, 8.33% यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1,800 में से 1,200 माइनस कर देंगे। 1,800 माइनस 1,250 तो कितना बचेगा? 550 रुपये। ठीक है, यही होएगा ना। यहाँ 12% है, यहाँ 8.33% है, इसमें से ये घटा दिया तो यहाँ पे 3.67% बच गया। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते कि भाई इसका 3.67% निकाल लेंगे, क्योंकि जितना ये है उतना इन दोनों को मिला के होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एम्प्लॉयर शेयर। ठीक है, अब इसके बाद बचा ईडीएलआई। ईडीएलआई में कितना जाएगा? ये भी एम्प्लॉयर का ही है। पॉइंट 5%। कितना बनेगा? 0.5 से 18 उसका बनेगा ना 15,000 का। हाँ, 10% 15 कितना बनेगा? 150 का 75 बनेगा। 75 रुपये। फिर बचा एडमिन चार्जेस। ये भी कितना है? 0.5 यदि कुल मिला के देखा जाए
तो एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है 12%, सॉरी एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है 12% और एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है 13%। ये 500 नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे? वो टोटल को मिला के ये जो है, अब यहाँ एक एम्प्लॉय का हमने एग्जांपल लिया ना, यहाँ पे 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो अगर ये टोटल मिला के 500 से कम बनता है, टोटल मिला के अगर 500 से कम बनता है तो 500 देना है, अगर ज़्यादा बनता है तो जो ज़्यादा बनता है वो देना है। ठीक है, क्लियर है? अब किसी का इससे कोई डाउट है? सर जो 0.5 चार्जेस है ये सैलरी में ही कैलकुलेट होगा, एडमिन चार्जेस और टीडीएस है। जो सैलरी बनेगी, जो ईपीएफ की सैलरी बनेगी, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, जो आपकी सैलरी बनेगी उसमें से ये कटेगा 12% और ये एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, ये भी एम्प्लॉयर देगा, तो ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चा हुआ, ये सारा एम्प्लॉयर के लिए खर्चा हुआ। ये तो जब आप सैलरी में से काटा है, आपने सैलरी का खर्चा पूरा बुक कर लिया और ये पेबल डाल लिया आपने, तो ये तो आपका पैसा है ही नहीं, ये तो एम्प्लॉय का था। ये तो आप एम्प्लॉय को पूरा देते, उसकी सैलरी में से आपने कम पे किया ना, तो उसी का पैसा बचा है, ये जमा कराओगे और ये आप बुक्स में खर्चा डालोगे। ठीक है, अब इनका सवाल ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, जॉब छोड़ देता है, उस केस में क्या उसको पैसा मिलेगा? जॉब छूट जाती है किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा? अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है और जॉब छोड़ने को 2 महीने से ज़्यादा हो गई, तो वो अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता है, पेंशन का भी निकाल सकता है, ईपीएफ का भी निकाल सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं निकालता, दूसरी जगह उसकी जॉब लगती है, तो जो यहाँ पे यूएन क्रिएट होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, तो आप दूसरी कंपनी में जब जाओगे वहाँ पे अपना यूएन नंबर दोगे और वो वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जो ये पेंशन स्कीम है, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपकी जॉब 6 महीने से कम है, अगर आपकी जॉब कंपनी में 6 महीने से कम रही है और आपने जॉब छोड़ दी, तो ये पैसा नहीं मिलेगा आपको। ईपीएफ का मिलेगा, पेंशन का नहीं मिलेगा। इसमें 6 महीने से कम है तो 0 हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको पूरा साल मान लिया जाएगा। और इसके लिए मिनिमम सर्विस जो है 10 साल की होनी ज़रूरी है। पेंशन स्कीम के लिए 10 साल की सर्विस का होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 10 साल का मतलब 9.5 साल से ज़्यादा, क्योंकि अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो ये पूरा साल काउंट करते हैं इसमें। अगर सर्विस 9.5 साल से 1 दिन ज़्यादा भी है तो इसको पूरा 10 साल मान लिया जाएगा, तो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर किसी की सर्विस 10 साल नहीं हो पाती तो क्या ये पैसा मर जाएगा? नहीं, तो फिर वो इस पैसे को निकलवा सकता है, लेकिन पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए 10 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन सर 10 जैसे साल आप एक्टिव होना चाहिए, है? एक्टिव होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक्टिव नहीं, 10 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बीच में कई बार क्या होता है, जैसे 1 मंथ की सैलरी बनी लेकिन 20 दिन उसकी छुट्टियाँ थी, सिर्फ 10 दिन की सैलरी बनी है, तो वो एनसीपी डेज काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे डे वाइज कैलकुलेशन होती है इसमें। नहीं, मान लो ऐसा तो नहीं जैसे कंट्रीब्यूशन 7 साल जमा हुआ, 3 साल उसने निकलवाया नहीं, वो 10 नहीं, वो नहीं गिने जाएंगे, वो एक गैप सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। वो बीच में गैप आ जाएगा ना,
जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कितने दिन बीच में ऐसा रहा है कि जब आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया इस फंड में। ऐसा हो सकता है बीच में जॉब छुट्टी और जॉब बीच में 2-3 साल ऐसा हुआ, या कुछ भी, कितने भी दिन, महीने 2 महीने जो भी रहेगा, बीच में गैप आ गया, मतलब आपने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपको वो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट बीच में बनाना पड़ेगा कि भाई इतने दिन ऐसा पीरियड रहा है जब मेरा इस फंड में कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। और उसका रीज़न यही है कि भाई जॉब नहीं थी, क्योंकि ये एम्प्लॉई तो इस फंड में जमा करा ही नहीं सकता खुद से, तो एम्प्लॉयर ने करना है। ठीक है, अगर किसी की सर्विस 6 मंथ से कम रहती है तो पेंशन का पैसा तो उसको नहीं मिलता, पीएफ का पैसा वो निकलवा सकता है, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट से क्या करता है वो, जैसे विड्रॉ के लिए फॉर्म डलता है, इसके लिए फॉर्म 19 डलता है, इसके लिए फॉर्म 10C डलता है अगर पैसा निकलवाना है तो। अगर पेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो फॉर्म 10D डलता है। यदि आप मतलब कोई पीएफ का मेंबर 6 मंथ से कम कहीं पे काम करता है, उसके बाद उसकी जॉब नहीं रहती कंटिन्यू, तो उसने कहा भी मेरा जो पैसा 4 महीने का 5 महीने का जो जमा हुआ मैं निकाल लूँ, तो वो ये तो निकाल लेगा, फॉर्म 19 डालेगा, उसके लिए ये निकल जाएगा। और इसके लिए डलेगा फॉर्म 10C, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पैसा निकलवाने का होता है और दूसरा होता है स्कीम सर्टिफिकेट लेने का। तो वो स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको स्कीम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और दूसरी जगह जब वो ज्वाइन करेगा कभी तो वहाँ पे उस स्कीम सर्टिफिकेट को दे सकता है, तो ये सर्विस वहाँ काउंट हो जाएगी। यूएन नंबर वही रहेगा, यूएन नंबर वही रहेगा। जहाँ जो पहले करे वहाँ डेट को एडिट कर देंगे। हाँ, पहले वो बाद में देखेंगे यूएन कैसे क्रिएट होता है, वो जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी उसमें बताएंगे यूएन कैसे क्रिएट होता है, कैसे मेंबर को ज्वाइन करते हैं, कैसे ईसीआर बनती है, वो पूरा डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर अगर उसकी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब लगती है फिर भी यूएन नंबर उसका नहीं अप्लाई सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो एक्ट है वो 1925 है। ठीक है, गवर्नमेंट वालों का एक्ट ही अलग है, उनके प्रावधान ही अलग है। ठीक है। सर जैसे किसी एम्प्लॉय को 4 साल कहीं एक जगह लगाई, पीएफ कट रहा है, उसके बाद बीच में उसका 2 साल का गैप आ गया, फिर वो बाद में जॉब शुरू करता है, तो उसको जो बीच में गैप सर्टिफिकेट वो बनवा के दे देता है, तो फिर वो उसके 4 और 2 जो बीच में गैप है वो 6 साल माने जाएंगे, 4 फिर उसके बाद आगे गैप काउंट नहीं होगा, गैप गैप काउंटिंग में नहीं रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।